तो नज़र ने नज़र को नज़र भर देखा और नज़र को नज़र की नज़र लग गई। जी हाँ, नज़र दोस्तों, ये एक ऐसी गाड़ी है जो जहाँ भी जाए लोगों की नज़रें इसी गाड़ी पे टिक जाती है। क्यों? क्या ये एक दिन में हुआ है? जी नहीं, ये गाड़ी 122 साल पुरानी कंपनी में से एक कंपनी जो है रॉयल एनफील्ड, उसकी आती है। तो भारत के हर एक लड़के का सपना होता है कि ज़िंदगी में एक बार ना एक बार वो रॉयल एनफील्ड की कोई गाड़ी को चलाए। कुछ कारण होते हैं जो लड़के इस गाड़ी को बाय नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला कारण है इसका बहुत ही ज़्यादा महंगा होना। नॉर्मल गाड़ियाँ आपको स्प्लेंडर, हीरो की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, सभी गाड़ियाँ आपको लगभग मिल जाएंगी 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000। उसके बाद उससे थोड़ा ऊपर जाए तो आता है पल्सर, 1,20,000, 1,30,000, अपाचे, और उससे ऊपर आती है स्पोर्ट बाइक वगैरह जो होती हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए भारत की गाड़ियों की, तो उसमें ये सबसे टफ़ गाड़ी थी। पहले इसे ब्रिटिश ने आर्मी के लिए बनाना शुरू किया, फिर भारत के लोगों ने इसे दिल से स्वीकार किया और उसके बाद ये गाड़ी बन गई भारत का दिल। और फिर इस गाड़ी की सबसे ख़ास बात है कि ये गाड़ी मजबूत होने के साथ साथ पहाड़, गड्ढा, नाला, हर एक चीज़ को पार कर सकती है। और इसमें 350 सीसी का इंजन है और ये जो मॉडल है इसका नाम है बुलेट इलेक्ट्रा। तो मैंने और लड़कों की तरह सोचा कि क्यों ना पल्सर ले लिया जाए। तो मैं शोरूम गया, वहाँ मुझे पल्सर कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आए। वैसे मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए था जिसमें इंजन पावर भी हो, जो जल्दी ख़राब भी ना हो, जिसका चक्का भी कहीं ना फंसे, जो स्पीड भी चले, जो माइलेज भी ठीक ठाक दे परफॉर्मेंस के हिसाब से, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो और जो भी इसे देखे इसकी तारीफ़ करे। तो अंत में मैंने सोचा कि चलो रॉयल एनफील्ड की तरफ मुड़ते हैं। तो मैंने शोरूम में फ़ोन लगाया गूगल से नंबर निकाल के, और सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था कि क्लासिक का प्राइस कितना है और माइलेज कितना है। तो उन्होंने बताया सर 30 से 35 से 40 तक का माइलेज है और प्राइस आपको पड़ जाएगा सब कुछ मिला के 2.5 लाख रुपए। मैंने बोला उससे कोई कम नीचे का मॉडल? तो उन्होंने कहा बुलेट आती है सर, वो आपको पड़ जाएगी 1,75 के आसपास। तो मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि बुलेट का एक मॉडल और आता है जिसमें किक और सेल्फ दोनों है। जी हाँ, ये रॉयल एनफील्ड की एकमात्र ऐसी गाड़ी बची है जिसमें सेल्फ स्टार्ट और किक दोनों आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसी गाड़ी को एक बार ट्राई किया जाए। तो इंटरनेट पे मैंने देखा इस गाड़ी को, तो मैंने देखा कि इस गाड़ी के दोनों पहिए पतले हैं। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं इसके दोनों पहिए आपको पतले ही मिलेंगे, मोटे नहीं मिलेंगे। और जब मैं ये गाड़ी पहली बार गांव में लाया था तो जो भी देखता था वो मुझे ही बात बोलता था कि ये कौन सा बुलेट है जिसका टायर इतना पतला है। तो मैं बोलता था कि इसी का नाम तो बुलेट है जिसमें सेल्फ स्टार्ट और किक दोनों है। और वो बुलेट इलेक्ट्रा नहीं है, ये बुलेट इलेक्ट्रा थोड़ी मडगार्ड ऐसे उठा हुआ था उसका, ये सिर्फ बुलेट ES ऐसा करके वहाँ पे मिल रहा था। तो मैंने इसे बुक कर दिया। बुक करने के 1 महीने बाद मुझे ये गाड़ी मिली। मैं 5 तारीख को बुक किया, 5 अक्टूबर को, लेकिन डिलीवरी हुआ मेरा छठ के दूसरे दिन। तो मैंने उसे डिलीवरी ले लिया और इसमें वेटिंग पीरियड बहुत ही ज़्यादा था मेरे शोरूम में, तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और इसको लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि अभी तक इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे। एक प्रॉब्लम इसमें स्पेस की कमी। स्पेस की कमी क्या था कि मैं बैग वगैरह लेके जाता था तो ये यहीं पे इसकी सीट ख़त्म हो जाती थी। 2 लोगों में अगर बैग लेके आप कहीं जाओगे तो कहीं लटकाने वगैरह की जगह नहीं थी। तो एक बार प्रॉब्लम हुआ तो मैंने इसमें ये लगा दिया। ये कैरियर मैंने ऑनलाइन ख़रीद के इसको लगाया। इसका फिटिंग चार्ज 50 रुपये पड़ा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि मैंने ये लगाया था, ये मुझे बहुत ही अच्छा बैड लुक दे रहा था तो मैंने इसे ये लगा लिया इसमें। ये भी ऑनलाइन ही पड़ा है मुझे, लगभग 600 के आसपास पड़ा है और फिटिंग चार्ज इसका भी 50 रुपये पड़ा है मुझे। इस गाड़ी को चलाने के बाद जैसे तैसे लोग भी खुद को राजा वाली फीलिंग ले सकते हैं। देखिए ये हर इंसान पे सूट करती है, एक ऐसी गाड़ी है। और मैं ये हवा में ही नहीं बोल रहा हूँ, आप इसे एक बार बैठ के अपनी एक फ़ोटो खिंचवाएं, उसके बाद आप मुझे बताएं कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। तो ये है गाड़ी जिसका क्रेज़ पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। देखिए इसमें ये जो है किक है इसका, इसके अलावा सेल्फ स्टार्ट है यहाँ पे। जब भी ये स्टार्ट होता है इसमें हल्की सी आवाज़ आती है। देखिए ये इसकी आवाज़ आती है।
तो दोस्तों ये है इसकी आवाज़ जो चलने के बाद आती है। ब्रेक के समय भी हल्की सी आवाज़ आती है, लेकिन वो उतना माइनर है, वो पता नहीं। इसमें स्पोक व्हील आता है, ये देखिए स्पोक व्हील आता है। इसमें 90 के टायर डाले हुए हैं दोनों, जो सामने है वो पीछे, दोनों सेम साइज़ का टायर आता है दोनों में। इसका जो मीटर आता है देख लीजिए, इसका मीटर है 34,460 किलोमीटर चल चुका है। इसका मीटर आता है ऐसा एनालॉग मीटर। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिया जाएगा इंजन चेक लाइट, जो कि स्टार्ट होने पे बंद हो जाती है। तो ये न्यूट्रल का लाइट है इसका, हाँ ये इसका न्यूट्रल का लाइट है, ये इसका मीटर हुआ। इसके अलावा यहाँ पे इंजन चेक लाइट जला हुआ है। यहाँ पे ABS है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यानी कि यह 20 पे जब आएगा तब ये ऑन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक आपको दिया हुआ फ्यूल, जब फ्यूल 4 लीटर से कम होगी तो यहाँ पे ये लाइट जल जाती है। और ये इसका सेल्फ है, देख लीजिए आप, जैसे इसमें सेल्फ चलेगा ये लाइट अपने आप बुझ जाएगी। यहाँ पे इंजन का कट का स्विच दिया हुआ है। इंजन कट के अलावा ये मीटर कट भी है, इससे आप ABS वगैरह भी ऑफ़ कर सकते हैं। और इंजन का जो चलता है BS6 का वो जो कैटलिक कन्वर्टर वगैरह सब इसी से ऑफ हो जाता है। ये स्टार्ट हो चुका है। एक बार मैं आपको इसकी साउंड सुना देना चाहूँगा। इसका थंप आप लोग सुनिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 4 लीटर में रिज़र्व इसका टैंक हो जाता है। और मैंने ये चीज़ फील किया हुआ है, जब इसमें 1 या 2 लीटर का पेट्रोल बचता है। एक टाइम ऐसा आया था जब मैं रात को राइड कर रहा था, पेट्रोल बहुत ही कम बचा था। मैं घर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर था और वही 1-1.5 लीटर के आसपास पेट्रोल था। तो इसका इंजन में अलग सा आवाज़ आने लगा था और चलाने में मुझे थोड़ा सा वाइब्रेशन फील हो रहा था। तो मैंने देखा कि कम पेट्रोल में 1-2 बार और मैंने उसी तरह चलाया था, तो मैंने देखा था कि वाइब्रेशन आता है। एक बार सीट को दिखा दीजिए नज़दीक से। ये जो सीट है, ये सीट नहीं है बल्कि सोफ़ा है। लेकिन ये जो है, ये जो बुलेट आती है स्टैंडर्ड, उसका सीट थोड़ा सा सॉफ्ट था, इसका हल्का सा हार्ड आपको मिलेगा BS6 में। हल्का सा इसका सीट हार्ड है। हार्ड होने से इसका डिसएडवांटेज ये है, जो पीछे बैठता है वो 30 या 40 यानी कि 30 और 40 अराउंड किलोमीटर चलने के बाद उसका बैक में पेन होने लगता है, उसका पीठ में दर्द होने लगता है। तो अगर आप किसी लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो आप इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करवा लें, यही आपके लिए ठीक होगा। वैसे तो इस पर कवर उन्होंने दिया है कंपनी वालों ने, लेकिन मैंने कवर अभी तक लगाया नहीं है। जस के तस मेरा कवर पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे ये इसी तरह फील होता है, बहुत अच्छा लगता है इसमें। और कवर लगाने के बाद इसका लुक ही ख़राब हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि इसका एग्जॉस्ट का साउंड जो स्टॉक का दिया हुआ है, जो साइलेंसर कंपनी ने दिया हुआ है, इसमें साउंड बहुत ही कम है। और जो पहले की BS3 या BS2 की गाड़ियाँ आती थी, भारत स्टेज 1 या भारत स्टेज 2 की गाड़ियाँ थी 3 तक, उसका साउंड बहुत ही एकदम बढ़िया था, बहुत ही अच्छा साउंड था। अभी भी पुरानी बाइकें बिक रही हैं जिनका साउंड बहुत ही अच्छा है। इस बाइक के साथ क्रोम फिनिश में जो दिया गया है, नट बोल्ट वगैरह क्रोम फिनिश में है। ये वाला जब मैं घर लेकर आया था तो मेरे मंझले वाले अंकल ने बोला था, ये क्या ग्लास, उल्टा ग्लास लगवा दिया यार, कंपनी ने तुझे ठग लिया है। लेकिन मैंने बोला कि यही इसका डिज़ाइन है, इसको बोलते हैं रेट्रो क्रोम फिनिश बोलते हैं। तो ये मैंने उनको बताया, उनको लग रहा था कि कोई ग्लास उल्टा करके लगवाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका इंडिकेटर जो मिलेगा मैट ब्लैक में मिलेगा, और ये बहुत ही मजबूत है इंडिकेटर। ये छोटे मोटे वो इंडिकेटर नहीं है, छोटी मोटी गाड़ियों वाले जो हल्का सा थोड़ा बहुत स्पीड ब्रेकर में हिल जाए। ये बहुत ही मजबूत इंडिकेटर होते हैं। इसके अलावा मैं जब नंबर प्लेट लगा रहा था तो एक प्लेट और मुझे लगवाना पड़ा था, क्योंकि कंपनी ने कहा था कि ये ढीला पकड़ेगा। इसे थोड़ा टाइट करने के लिए मैंने एक और लगवा लिया, जिसका खर्चा मुझे 140 रुपये आया था। इसका टोटल सर्विसिंग कॉस्ट जो होता है वो रॉयल एनफील्ड का एक ऐप आता है जिसको बोलता है रॉयल एनफील्ड ऐप, ठीक है। उसमें जितने भी राइड वगैरह होते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है, और उसमें आपने कितनी बार सर्विसिंग कराया, आपको कितना कॉस्ट पड़ा, आपका बिल कितना बना था, वो भी दिखा देगा उसमें। इसका जो लेग गार्ड है सबसे हेवी लेग गार्ड होता है। और गाड़ियों का लेग गार्ड आप देख लो और इसका लेग गार्ड देख लो, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कोई भी गाड़ी इतना मजबूत लेग गार्ड बनाती होगी। बहुत ही बढ़िया लेग गार्ड है। और किसी को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ, किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह का लेग गार्ड कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, इतना मजबूत लेग गार्ड। मैं तो इसमें 10-10 किलो तक का गाजर वगैरह ले आ चुका हूँ बाज़ार से अभी तक। और ये सब मेटल में आते हैं, सब सारा का सारा मेटल। इसमें प्लास्टिक बहुत ही कम यूज़ किया गया है। सिर्फ इसके चेन गार्ड में थोड़ा सा प्लास्टिक फाइबर PVC वगैरह कुछ थोड़ा बहुत दिखेगा, और कहीं कुछ नहीं दिखने वाला है आपको।
अब बात की जाए अगर ब्रेकिंग की, तो अगर इसकी स्पीड 30, 40, 50 तक है तब ये आसानी से रुक जाएगा। लेकिन आप 70, 80, 90, 100 की स्पीड में आप इसे चला रहे हो, वैसे तो 110 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है कि इस रफ्तार तक जाती है, लेकिन नॉर्मल ट्रैफिक में ये 100 तक जाए उतना भी बहुत है। तो मैं बता रहा था कि इसकी ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं है। जिस हिसाब से ये गाड़ी है, इसके ब्रेक को भी बनाना चाहिए था कंपनी को। वैसे कंपनी ने अपनी शिकायत का सुधार कर दिया और कंपनी ने पता है क्या किया, पूरी की पूरी इंजन ही बदल दी। ये जो इंजन है यूसी इंजन, इसको बदल के कंपनी ने जो मीटियोर में जे सीरीज़ का इंजन आता था, J2 जिसको बोलते हैं, वो इंजन इसमें डाल दिया है। तो ये इंजन पूरी तरह से बंद कर दिया और मुझे लगता है कि 2-3 महीने में ये गाड़ी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। ये गाड़ी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो अभी आपके पास लास्ट मौका है, क्योंकि नई गाड़ी में तो आपको किक दिखने को नहीं मिलेगा। तो कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में और रिफाइनमेंट के चक्कर में कंपनी ने किक ही हटा दी है नई गाड़ी में। तो आप जब नई गाड़ी लोगे तो उसमें आपको किक देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ सेल्फ देखने को मिलेगा। लेकिन वो जो इंजन है जे सीरीज़ का इंजन, बहुत ही मजबूत इंजन है। अब बात की जाए इसके सस्पेंसन की, तो इसका जो सस्पेंसन जो है ये छोटा सस्पेंसन है। इसमें ये आपको बैक का जो नाइट्रोक्स देता है वो बैक वाला सस्पेंसन नहीं है। इस कारण से आपको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। दो आदमी में अगर दो हट्टे कट्टे आदमी है अगर आप, तो हो सकता है कि ख़राब रोड में आप दोनों को थोड़ा पता चल सकता है, थोड़ा दर्द हो सकता है और ये मडगार्ड में सट सकता है ये पहिया। इसलिए आप अगर चाहें तो इसे आफ्टर मार्केट क्लासिक वाला भी लगवा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोक्स वाले सस्पेंसन लगवा सकते हैं। स्पीड ब्रेकर में इसका ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट है ये सट जाता है। स्पीड ब्रेकर में थोड़ा सा ये पार्ट सट जाता है, जो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। स्पीड ब्रेकर में वो जो पार्ट सट जाता है, जिसकी वजह से हर बार थोड़ा इरिटेशन लगता है। गाड़ी नीचे लगती है तो बहुत सीने में तकलीफ़ होती है मुझे। गाड़ी नीचे लगती है तो हर किसी को तकलीफ़ होती है। इस गाड़ी में ड्रम ब्रेक है और आगे डिस्क ब्रेक है। दिखाइए थोड़ा सा, डिस्क ब्रेक है इसमें आगे और पीछे ड्रम ब्रेक है। इसकी वजह से आपको जो ये नॉर्मल ड्रम ब्रेक मिलता है, तो क्लासिक में ये प्रॉब्लम आती है कि इसको यहाँ पे वेल्ड करके यहाँ पे लगाया जाता है। तो उसमें क्या होती है कि ज़रा सा भी स्पीड ब्रेकर अगर आता है तो ये आपको नुकसान कर देता है और आपको 1700 से 1800 रुपये का नुकसान हो जाता है, 2-3 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाता है। जबकि इसमें क्या है, इसमें देखिए स्प्लेंडर वाला सिस्टम है। यहाँ से ब्रेक मारा, यहाँ से लगा, तो ये स्प्लेंडर वाला सिस्टम है, इसमें टूट फूट का कोई टेंशन नहीं है। तो ये चीज़ इस गाड़ी को बनाती है थोड़ा मजबूत, थोड़ा रफ एंड टफ, थोड़ा बैड एस। इसके अलावा आपको एक बात मैं बता दूं कि इसका इंजन में हीटिंग प्रॉब्लम इतना आता है, इतना ज़्यादा हीट होता है इसमें। वैसे तो ये इंजन चेंज ही होने वाला है जल्द ही, लेकिन इस इंजन में इतना ज़्यादा हीट होता है कि आप हीट यहाँ तक महसूस कर पाओगे गर्मी में। जब गर्मी में आप कहीं जा रहे हो दोपहर में, तो आपके चेहरे तक इसका हीट आएगा। बस यही है इसका। इस कारण से आप इसे कश्मीर वगैरह भी ले जा सकते हैं, तो वहाँ पे हीटिंग की वजह से वहाँ पे जल्दी ठंडी नहीं पड़ेगी। गाड़ी एक बार स्टार्ट हो गई तो हीट अच्छे से पकड़ेगी और जल्दी इसका बर्फ़ नहीं जमेगा। इसमें मैंने फ़ील किया है कि फर्स्ट गियर जब आप लगाओ तो थोड़ा सा स्टिफ आता है, थोड़ा सा झटका लेता है। बाकी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सारे गियर में अच्छे से चलती है, लेकिन जो पहला गियर लगता है उसमें थोड़ा सा सटती है और थोड़ा सा झटका लेती है। तो जेट ब्लैक गाड़ी में क्या समस्या है कि इसमें धूल जमती है। मैंने आज ही इसे धोया है, लेकिन आप थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। आज ही धोया है, लेकिन ये देखिए हल्का फुल्का भी अगर गंदा आ जाए तो ये थोड़ा दूर से ही पता चले। तो कंपनी वालों ने मुझे ये बताया नहीं, लेकिन मैंने यूट्यूब में एक वीडियो में देखा कि इसका जो चेन है, इस चेन को आपको हर 500 किलोमीटर में ल्यूब करना होगा, यानी कि इसकी सफाई करवानी होगी। और रही बात अलॉय व्हील्स की, तो अभी तो मैंने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि मैं ऑफ रोडिंग ज़्यादा करता हूँ। तो इसका अलॉय व्हील्स तो मुझे कंपनी में बताया गया कि हाँ यहाँ पे लगता है। हो सकता है क्लासिक पुराना वो जो आता था, क्लासिक जो रिबॉर्न से पहले जो क्लासिक आती थी, बिफोर रिबॉर्न, उस वाला इसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि वो भी सिंगल ABS में था। तो ये भी सिंगल ABS में, तो शायद उसका लग जाएगा। मैं जल्दी सोच रहा था इसमें अलॉय डलवाने के लिए, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों तक इसको ऑफ रोडिंग करने के बाद जब ये थोड़ा टायर घिस जाएंगे तो मैं एक ही साथ दोनों बदलवा दूंगा, रिम और टायर दोनों। वैसे ये भी बैड ऐसा लगती है, क्योंकि ये भी काले कलर की है। स्टैंड में आपको ऑटो कट की सुविधा आपको मिलेगी। BS6 में सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है ऑटो कट, यानी कि ये अगर न्यूट्रल में है, अगर ये स्टार्ट हो जाती है और आप इसमें 1 नंबर गियर डाल देते हो और स्टैंड को दिखाइए, स्टैंड अगर इस तरह लगा हुआ है और आप एक गियर, तो ये गाड़ी बंद हो जाती है। तो इससे आपका फ़ायदा होगा कि आप अचानक से गियर अगर लगा दो और गाड़ी स्टैंड में होगी तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया इसका। कुछ केसेस में देखा गया कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, जो कि हीरो के स्प्लेंडर से भी ख़राब है। लूना से टकराने के बाद भी ये गाड़ी टूट जाती है। लेकिन ऐसा कब होता है कि जब गाड़ी लूना से नहीं, जबकि एंगल और मोमेंटम और समय
समय और स्थिति के हिसाब से ये रिएक्ट होगा, ये चीज़ हुआ होगा और किसी और कारण से हुआ होगा, लेकिन ये लूना पे बोल दिया जाता है कि ये लूना से टकरा के ये गाड़ी 2 टुकड़े में बट गई थी। लेकिन हो सकता है कि कुछ और बात रही होगी, इस पर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसका इंजन सेम है जो स्टैंडर्ड में आता था, जो स्टैंडर्ड में आता है। बस यही है कि इसमें मैट ब्लैक में आता है और स्टैंडर्ड में ये पूरा पार्ट जो है ये क्रोम में आता है, लेकिन ये हमेशा मैट ब्लैक में ही आता है स्टैंडर्ड में भी। ये जो इसका पोर्शन है ये पूरा मैट ब्लैक में ही आता है। तो ये इसमें फुल मैट ब्लैक है और स्टैंडर्ड में आपको थोड़ा कम मैट ब्लैक मिलता है। तो ये हुआ देखने वाली बात है। इसमें ये चीज़ बहुत ही अच्छी मिलती है। मैं तो यहाँ कभी कभी पैर रख के यहाँ पे खड़ा भी हो जाता हूँ स्टंट वगैरह के मारने के लिए, मुझे वो कूल लगता है। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो हीरो की गाड़ियों के बराबर ही मैं मानूंगा। अभी तो फ़िलहाल इसमें डबल चेचिस वाला कर दिया है सिस्टम, यहाँ डबल रॉड का चेचिस दे दिया है, एक यहाँ भी एक यहाँ भी, लेकिन इस वाले में सिंगल रॉड का ही चेचिस आता था, जो कि पहले क्लासिक की गाड़ियों में आता था। स्टैंडर्ड में आपको सेल्फ नहीं मिलता है और इसमें आपको सेल्फ मिलता है। इसमें दोनों में बस यही फ़र्क। इंजन आता था सिग्नल्स में जो आता था वही इंजन सेम इसमें डाला गया है। थोड़े बहुत रिफाइनमेंट हुआ होगा, लेकिन लगभग सेम इंजन है दोनों में। इसका सीट पैटर्न भी स्टैंडर्ड जैसा है, लेकिन स्टैंडर्ड की तुलना में ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है। स्टैंडर्ड का थोड़ा कम हार्ड आता है। इसमें थोड़ा बहुत क्रोम का यूज़ किया गया, जैसे यहाँ क्रोम है स्टैंडर्ड की तरह इसमें साइलेंसर में क्रोम है, यहाँ पे क्रोम है, इस जगह आपका ब्रेक में क्रोम है, हैंडल पे थोड़ा बहुत क्रोम है। और ये पूरा सेट आता था क्रोम का, लेकिन मैंने जब हटाया तो हल्का सा ही क्रोम रह गया और आपको थोड़ा बहुत क्रोम और देखने को मिलेगा गियर शिफ्टिंग वगैरह में। इसकी माइलेज रॉयल एनफील्ड की सभी गाड़ियों से बेटर है। मैं बता रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूँ कि इसकी जो माइलेज है बुलेट स्टैंडर्ड से बेटर है, बुलेट क्लासिक से भी बेटर है, मीटियोर से भी बेटर है और बाकी जितनी गाड़ियाँ हैं सबसे बेटर है। ये 40-41 का माइलेज मुझे नॉर्मल ड्राइविंग पे दे रही थी। नॉर्मल राइडिंग जो होता है 55-60 आप कम से कम 55 तो आपको चलाना ही होगा, क्योंकि 55 में ही आपके पाँचों के पाँचों गियर खुलेंगे। तो मैं 60 की स्पीड में हमेशा चलाता हूँ। मेरा एग्ज़ाम वगैरह जब हुआ था तो यहाँ से तिलैया मैं 60 किलोमीटर जब चला के वापस आ रहा था तो मैंने जोड़ के देखा था 41-40 के अराउंड ये दे रही थी एवरेज, और कभी कभी उससे कम दे रही थी जब मैं स्पीड चला रहा था। 70-80 की स्पीड में चल रहा था तो 35-34-36 ऐसे करके माइलेज दे रही थी। मैं ब्रिम टू ब्रिम और टैंक फुल टू टैंक फुल माइलेज निकालने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ी बात कि इसमें ओल्ड बाइक का भी मज़ा है, न्यू बाइक के जैसा पावर भी है। इसके सब कुछ आपको मेटल में मिलेंगे, यहाँ तक कि ये मड गार्ड पीछे वाला आगे वाला सारा मड गार्ड आपको मेटल में मिलेगा। इसमें पायलट लैंप है। पायलट लैंप मतलब ये आप कहीं भी गाड़ी खड़ी करो, अगर ताला लगाना है आपको और इंजन आपका बंद है, आप बस चाबी को ऐसे घुमाएंगे और 2 लाइटें जल जाएंगी। लेकिन ये दिन को तभी जलेंगी जब इंजन ऑन होगा, जबकि रात को यानी कि अंधेरा जब होगा तभी ऑटोमेटिक जल जाएंगे। तो ये इसका पायलट लैंप हुआ। आपको इसमें हर चीज़ ब्लैक में मिलती है। इसका जो फ्यूल कैप है ये आपको क्रोम में मिलता है। ये टैंक का जो कवर है ये स्क्रैच प्रूफ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। आपको फ्यूल टैंक जो है उसका कैप जो है वो आपको क्रोम में मिलेगा, देखिए, और ये क्रोम में मिलेगा। ये दिखने में दूर से ही अच्छा लगता है। मैं इसे ढक के रखता हूँ क्योंकि ये बहुत स्क्रैच पड़ जाता है। मैं जब भी गाड़ी चलाता हूँ तो रफ़ यूज़ होता है तो स्क्रैच थोड़ा बहुत पड़ ही जाता है मुझसे। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कोई भी गाड़ी अच्छे से नहीं रख पाता हूँ। और ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसको आदमी ना चाहते हुए भी रफ़ यूज़ करे तो उसको इस गाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जितना भी साइलेंसर में, आप जितना भी गाड़ी में एक्सीलेटर दबाओ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको चलना अपने चाल से ही है। ये पल्सर नहीं है कि आप हूँ दे दिए और ये चली गई जैसे आप चाहे वैसे। ये गाड़ी अपने हिसाब से चलेगी। इसकी ट्यूनिंग थोड़ी नीचे स्तर की हुई है। ये धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है। ये नहीं कि पल्सर जैसा धौं ऐसे, बिल्कुल नहीं। जैसे स्टैंडर्ड में आपको यहाँ का लोगो 3D में मिलता है, लेकिन इसमें पूरा स्टिकर का मिलता है। इसमें थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया है जो कि थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करोगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुझे ये गाड़ी 1,91,000 की ऑन रोड पड़ गई थी, इंश्योरेंस वगैरह सब काट कूट के। इसके साथ आपको दिया जाता है RSA, रोड साइड असिस्टेंट, यानी कि आप जब भी गाड़ी को आप ख़राब हो जाए तो आप एक कॉल या एक SMS कर दो तो आधे से 1 घंटे के बीच में या 2 घंटे के बीच में शोरूम से एक रिकवरी गाड़ी आ जाती है जो कि इस गाड़ी को ठीक करने का प्रयास करेंगे वो रिकवरी वाले लोग। और ठीक नहीं हुई तो नज़दीक के शोरूम में, जो वहाँ से ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, उस शोरूम में आपको ये गाड़ी छोड़ देंगे वो लोग। उसके बाद वो बना के आपको दे दी जाएगी गाड़ी। यहाँ सिंगल सीट का मज़ा आपको मिलने वाला है। क्लासिक में जैसे डबल सीट आती है वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है। क्लासिक में ये सीट प्लेन आती है, पूरी 2 सीट 2 भाग में बटी हुई होती है और प्लेन आती है। इसमें थोड़ा एक राइडिंग वाला सीट है, इसकी सीट थोड़ा उससे ज़्यादा ऊँची है। इसका रियर फुट पैक जो आप देख रहे हैं
ये लगता है CD डिलक्स HF डिलक्स से उठाई हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती मुझे लगी, जो कि मुझे बहुत ही ख़राब लगा कि आप इतनी महंगी गाड़ी बनाते हो, 100-200 के लिए आप इसमें ये HF डिलक्स वाले फुट पैक डाल दे रहे हो। तो ये थोड़ा सा, इसमें सारी गार्ड दिया जाता है जो कि फुल ब्लैक में आता है। इसमें महिलाएं बैठती हैं, मैं बैठ के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे आप महिलाएं बैठती हैं जब, मैं तो कभी इस तरह बैठा नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन हाँ इसमें ऐसे जब महिलाएं बैठती हैं तो उनका पैर दोनों यहाँ पे होता है, ऐसे इनका पैर यहाँ होता है। तो इसके लिए एक सारी गार्ड भी दिया जाता है, जब वो साड़ी पहनती है तो चक्के में ना चल जाए, एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, तो इस चीज़ का नाम है सारी गार्ड। तो इससे साड़ी का गार्ड होता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आजकल की BS6 की सभी गाड़ियों में सारी गार्ड दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा। आज BS6 की सारी गाड़ियों में साड़ी गार्ड, प्लस में इंजन कट जो है सो, ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन जिसको AHO बोलता है, ऑटो हेडलैम्प ऑन जो बोलता है AHO, वो सिस्टम। प्लस में मुझे क्या हुआ था, जब मैंने नई गाड़ी ली थी तो मैं बैक करने के चक्कर में मैंने इसे दीवार में सटा दिया था, तो ये शीशा फूट गया था। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जब ये शीशा मैं शोरूम में चेंज कराने गया तो ये शीशा मुझे सिर्फ 50 रुपये का पड़ा और मुझसे फिटिंग चार्ज भी नहीं लिया गया। तो मैंने नहीं सोचा था कि इतना सस्ता भी ये हुआ होगा। मैं कभी अपने दिमाग में लगा रहा था कि 250-300, कभी लग रहा था रॉयल एनफील्ड के सारे पार्ट्स महंगे, हो सकता है 1000 रुपये का ले ले। लेकिन वहाँ जाके मुझे जब 50 रुपये बोला गया तो मैं अंदर से पूरा खुश हो गया था। अभी मैं फ्यूचर में इसमें प्लानिंग कर रहा हूँ एलॉय व्हील्स डालने का। उससे पहले मेरी प्लानिंग है इसमें डिग्गी लगाने का, और उससे पहले मेरी प्लानिंग है विंड शील्ड लगाने का, ताकि जब मैं गर्मी में जाऊँ तो जब एग्ज़ाम मेरा होगा आज से 2-3 महीनों बाद, तो जो रास्ते में जो धूल कण उड़ते हैं वो उसको सीधे मेरे मुंह पे ना पड़ जाए। पिछला बार तो पूरा भूत बन गया था मैं, हेलमेट लगाने के बाद भी इधर इधर से घुस जा रहे थे। इसका हेलमेट जो है उसमें घुस ही जाता है कैसे न कैसे करके, उसमें पैड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। कुछ कंप्यूटरी बातें हो जाए तो इसका सीट हाइट जो है 810 mm है। ये जो सीट, इसका 135 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, ज़मीन से लेकर के इसका ये जो पार्ट्स है उसके तक की ऊंचाई 135 mm है। आप इसको कोल्ड स्टार्ट होने दीजिए, नहीं तो अगर आप एक्सेलरेट इसको कीजिएगा तो कुछ दूर जाके ये बंद होती है, इसकी एक प्रॉब्लम है। फिर आप ऑफ ऑन करोगे, थोड़ा देर परेशान रहोगे, उसके बाद ये ऑन हो जाएगी 2-3 सेकंड में, मतलब 8-10 सेकंड में। लेकिन आप स्टार्टिंग के समय इसको एक्सेलेटर नहीं लीजिए, वरना ये जंप करेगी। इसका ट्यूनिंग ऐसे किया गया है ताकि ये जंप ना करे, इसके कारण ये बार बार बंद हो सकती है, इसलिए आप सेल्फ दीजिए हल्का हल्का एक्सेलेटर। जो एक्सेलरेटर है मैं 1 नंबर और 2 नंबर गियर लगा देता हूँ जब, तो ये बिना एक्सेलेटर के चलती है थोड़ी देर तक। इसका जो सस्पेंसन है ये वाला, इन दोनों सस्पेंसन में आवाज़ आने लगती है। वैसे तो ये पता नहीं चलता शुरू में, लेकिन 10-20 किलोमीटर के बाद इसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ जाती है और ये थोड़ा खचर खचर की आवाज़ आने लगती है, ढेचू ढेचू की आवाज़ आती है। ब्रेकिंग स्टेबिलिटी, और किसी रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों में जाए तो आपको भागती हुई नज़र आएगी, लेकिन इसकी ब्रेकिंग की स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। लेकिन 1-2 बार मैंने भी ऐसा फेस किया था कि मैं ब्रेक लगा रहा हूँ और गाड़ी है जो अनबैलेंस हो रही है, पता नहीं क्यों, क्या कारण है मुझे पता नहीं चल पाया, लेकिन ऐसा हो रहा था। इसका सर्विसिंग 6 महीना के अंदर या फिर 5000 किलोमीटर, हर 6 महीने या हर 5000 किलोमीटर से पहले आपको इसका सर्विसिंग करवाना होगा, क्योंकि अगर आप इसकी सर्विसिंग नहीं कराओगे तो फिर ये परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देगी और वारंटी भी इसकी क्लियर नहीं होगी। इसका सर्विसिंग कॉस्ट मुझे पहली सर्विसिंग का पड़ा था 1160 रुपये के आसपास। आप कोई और गाड़ी का आप ले लो, जावा का ले लो, उसको 2-3 हज़ार से ऊपर आपको जाने ही वाला है। लेकिन ये गाड़ी है 350 सीसी की, लेकिन इसकी सर्विसिंग कॉस्ट मुझे सब 1200 के अंदर ही। इसमें मोबाइल चार्जर नहीं दिया गया है, आप अलग से चाहो तो लगवा सकते हो, लेकिन अब BS6 में सारी गाड़ियों में मोबाइल चार्जर आ रहा है ये, लेकिन इस वाले में नहीं आ रहा है। इसका मॉडल जो है रॉयल एनफील्ड के ऐप में भी इसको शो नहीं कर रहा है, आप बस उसमें बुक कर सकते हैं, इसमें कोई भी मॉडिफाई नहीं करवा सकते हैं। उसमें मॉडिफाई का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि लीगल मॉडिफाई का ऑप्शन है, थोड़ा बैक रेस्ट वगैरह चेंज करवा सकते हो, सीट चेंज करवा सकते हो, ब्रेक पैड चेंज करवा सकते हो, बम्पर लगवा सकते हो, दूसरा साड़ी गार्ड लगवा सकते हो, ये सब आगे का आप चेंज करवा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो ये हमारे दोनों कैमरामैन हैं, तो ये जो कैमरामैन है हमारे, इन्हीं में बहुत हेल्प किया था, क्योंकि मेरा आते ही साथ ट्राइपॉड यहाँ पे टूट गया था। ट्राइपॉड पहले से ही मेरा कोई कारण से टूट गया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और यहाँ पे वीडियो नहीं बन पा रही थी, क्योंकि हवा उस समय बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो इन्होंने बहुत हेल्प किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हें मैं समोसा खाने के लिए पैसा ज़रूर दूंगा। और ये इनकी साइकिल है। हर लड़के का बचपन का एक सपना होता है कि वो एक गियर वाली साइकिल ले, और मेरे बचपन का जो सपना था गियर वाली साइकिल लेने का, वो बचपन का सपना ही रह गया। और आज मैंने सीधे गाड़ी ही उठा ली, बहुत हेवी वाली। ये मेरी कमाई की पहली गाड़ी थी, इसमें मम्मी पापा ने भी बहुत मदद किया था। ये थी मेरी गाड़ी और ये दोनों कैमरामैन हमारे।
तो आगे ही ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब चलते हैं घर की ओर और वीडियो को एडिट करते हैं। और आज का डेट है 3 तारीख। कल इस वीडियो को हम लोग अपलोड करेंगे, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो दिसंबर में हमने 1 दिसंबर को अपना चैनल स्टार्ट किया था। धीरे धीरे करके मैं अपने चैनल में वीडियो डालना शुरू किया था। तो जब 3 से 4 वीडियो हो गया था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे थोड़ा पैसा दिया था, तो मैंने ये ट्राइपॉड लिया हुआ था। और इस ट्राइपॉड की मदद से और ये जो मोबाइल माउंट मेरे पास जो है, इन दोनों की मदद से मैंने लगभग 30 वीडियो बनाए थे। लेकिन आज का दिन ऐसा है कि ट्राइपॉड मेरा डैमेज हो गया। तो कभी कभी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, तो इस तरह मेरा जो है ट्राइपॉड टूट गया। हालांकि मैं देखने की कोशिश करूंगा, सूरज अपनी क्षितिज में जा रहा है, हालांकि मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसे ठीक कर सकूं। ये वीडियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो के लिए मैंने अपनी लाइफ का 3 दिन और 3 घंटा इसमें दिए। 3 घंटा तो मैंने यहाँ शूटिंग करने में दिए और 3 दिन मैंने रिसर्च करने में लगाया कि ये क्या है, क्या नहीं है, मेरे लिए अच्छी है या नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने रिसर्च करने में लगाया कि ये गाड़ी मुझे क्या दे रही है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। आप अगर माइलेज देखने के लिए मेरे चैनल में आए हो, आप सिर्फ माइलेज देखने के लिए अगर मेरे चैनल में आए हो, तो इसकी माइलेज आप अगर रफ़ यूज़ करते हैं तो आपको 30 से 35 के बीच में देगी। और अगर आप जेंटली से चलाते हैं, ये 35 से 40 के बीच में देगी। ये कन्फर्म है। माइलेज, इसके चेन का ल्यूब, इसके टायर का प्रेशर, हवा का प्रेशर, सब कुछ मिला के आपको हिसाब किताब लगा के देगी। ठीक है, आप अगर चाहोगे कि 40 का माइलेज दे, तो पहले आपको हवा सही से रखवाना होगा। आप कम हवा रखोगे तो गाड़ी आपकी जाम चलेगी। आप ज़्यादा हवा रखोगे, अच्छे मात्रा में आप सही हवा रखोगे, तो आपकी गाड़ी जाम नहीं चलेगी, आपकी गाड़ी बिल्कुल अच्छी चलेगी। दूसरा चीज़ हो गया कि चेन का ल्यूब्रिकेशन। चेन आपका अगर ल्यूब्ड है तो फिर आपको गाड़ी में ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी गाड़ी को, और वो अच्छे से चलेगी। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई, आपने अगर सर्विसिंग अच्छे से कराया हुआ है, तो सर्विसिंग में क्या होता है कि इंजन ऑयल जब चेंज होता है, तो जो पुराना गंदा इंजन ऑयल होता है, जो गाड़ी को जाम चलने के लिए, मतलब कि जाम चलता है जो, क्योंकि उसमें पार्ट्स तो टूट फूट के पड़े हुए होते हैं, उनकी वजह से जाम चलता है। तो वो जो चीज़ है, वो जो है नए इंजन ऑयल में आपको अच्छे से गाड़ी रिफाइनमेंट के साथ चलेगी। तो ये हुआ कि गाड़ी को ताकत लगानी नहीं पड़ेगी। तो इसके अलावा पेट्रोल, जी हाँ, पेट्रोल अगर आप रिजर्व से ऊपर रखते हो, तो इसमें मैंने ये चीज़ फील करके देखा है कि 2-3 लीटर से अगर आप ज़्यादा तेल रखते हो इसमें, तो भी अच्छे से चलती है। लेकिन अगर उससे आप कम तेल रखते हो तो ये गाड़ी थोड़ी सी खरखराहट के साथ चलती है। ये चीज़ पता नहीं सिर्फ मुझे फील हो रहा है कि और किसी को फील हो रहा होगा, लेकिन थोड़ी इसमें ये स्टिफनेस आती है। तो ये सब चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका माइलेज सुधर सकता है या ख़राब हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि इसका माइलेज 30 ही है या इसका माइलेज 35 ही है, कंपनी झूठ बोलती है 40, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी की वेबसाइट में इसका माइलेज 35 क्लेम्ड है और 35 ही देगी। लेकिन आप अगर इसको अच्छे से रखते हो, तो ये मेरी जो गाड़ी है, मैंने इसमें टायर वही रखे हैं और मैं इसे कभी भी चेंज नहीं करवाऊँगा। भले दुनिया वाले कुछ भी बोले कि तुमने पतले टायर वाली बुलेट ले ली, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं इसमें वही टायर यूज़ करने वाला हूँ हमेशा के लिए। जब ख़राब भी होगी तो मैं इसको, नया टायर अगर बदलने की नौबत आएगी तो मैं उसको यही सेम साइज़ के टायर से चेंज करूँगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें अलॉय व्हील्स अगर डल जाए, मैं इसे ट्यूबलेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि एक बार मेरा ऐसा पंचर वाला पंगा हो चुका है जिसमें मुझे 70 रुपीज़ खर्च करने पड़े थे, जबकि नॉर्मल ट्यूबलेस में पंचर 40-50 रुपये में बन जाता है। और ये ट्यूब वाले के कारण इसे पूरा खोलना पड़ता है, पूरा चक्का इसका खोलना पड़ता है, तब जाके पंचर बनता है। तो ये इसकी स्थिति है। वो कहते हैं ना, हम खुद चल जाएंगे तुम्हारी महफिल से, पहले टूटे हुए दिल के टुकड़े तो समेट लें। तो ये मेरा दिल तो नहीं है, लेकिन मेरा ये ट्राइपॉड टूट चुका है, तो चलो इसके टुकड़े समेट लेते हैं।